नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश यूनिट नंबर 6 करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स और कनेक्टिव्स। तो यानी हमारे जो 10 जो टॉपिक हैं फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश में, उसमें जो 5 जो यूनिट है वो हमने कंप्लीट कर ली है और उसी क्रम में आज ये हमारी छठी यूनिट है और छठी यूनिट का नाम है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, यानी वाक्यों को सही करना। अब इसमें भी हमें सिर्फ 3 चीज़ों को यहाँ पर पढ़ना है कि किन किन पॉइंट से संबंधित हमारा ये प्रश्न आएगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हमें पढ़ना है। दूसरा हमें डिग्री, यानी डिग्री जो एडजेक्टिव्स में जो डिग्री होती है उनको पढ़ना है। और तीसरा जो कनेक्टिव्स है यानी जो कंजंक्शंस है उनको हमें पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और वहीं से हम समझेंगे कि करेक्शन ऑफ सेंटेंस है वो किस तरह से वहाँ से प्रश्न आता है और हमें क्या उसमें करना है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आज ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम सामान्यतः जो जानकारी है और प्रथम जो 5 इसके जो नियम हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का हमारा पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो पॉइंट का जो नाम है, जैसे एग्रीमेंट जो शब्द है उसी से यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट यानी वाक्य का जो करता है और वर्ब यानी वाक्य की जो क्रिया है, इनके बीच में जो एग्रीमेंट है, जो समझौता है, उसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी एक परिभाषा दे रखी है कि द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। बिल्कुल यहाँ से क्लियर है कि द वर्ब यानी वाक्य की जो क्रिया है मस्ट एग्री, वो सहमत होनी चाहिए, यानी फॉलो करनी चाहिए विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर, इसके जो करता है उसके साथ। किस किस चीज़ में? तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, नंबर एंड पर्सन। यानी हिंदी में मैंने यहाँ इसी बात को दोबारा समझाने के लिए लिखा है कि वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के नंबर यानी वचन व पर्सन यानी पुरुष के अनुसार किया जाता है, इसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं सीधी सी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँ तो आपको ये समझना है कि यदि वाक्य का कर्ता हमारा एक वचन है, यानी नंबर का मतलब हमारे इंग्लिश में यहाँ पर 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन को हम इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं, तो हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। यदि हमारा जो सब्जेक्ट वो प्लूरल है तो हमारी जो वर्ब है वो भी वहाँ पर प्लूरल होगी। अब यहाँ पर केवल वचन से हमें काम नहीं चलाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्लूरल है तो भी हम सेम वहाँ पर वर्ब का प्रयोग करते हैं या फिर अलग अलग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर इसीलिए जो डेफिनेशन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, उसमें हमें पर्सन शब्द जोड़ना पड़ा कि हमारे जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो कहीं कहीं पर पर्सन के अनुसार भी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी हमारे सब्जेक्ट जो है यदि फर्स्ट पर्सन है तो हमें फर्स्ट पर्सन वर्ब का प्रयोग करना है। यदि हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो हमें वर्ब भी सेकंड पर्सन की वहाँ पर यूज करनी है। और यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो वहाँ पर वर्ब भी हमारी थर्ड पर्सन आती है। बिल्कुल यहाँ पर एग्जाम्पल से मैंने यहाँ नीचे समझाने का प्रयास भी किया है। ऊपर केवल इंग्लिश और हिंदी की परिभाषा में सिर्फ आपको यही याद रखना है कि जो हमारे वाक्य का कर्ता का जो वचन है और जो पुरुष है, यानी जो पर्सन है और जो नंबर है, वो ही उस सेंटेंस की क्रिया का पर्सन और नंबर होना चाहिए। सीधी सी भाषा में आपको ये याद रखना है। यहाँ पर्सन की चर्चा इसलिए की गई है क्योंकि कई बार सब्जेक्ट का वचन समान हो लेकिन पर्सन अलग अलग हो तो वर्ब भी अलग अलग वहाँ पर आती है। ये बात मैं आपको मौखिक रूप से भी समझा चुका हूँ और यहाँ पर आपके नोट्स में आप इसको लिख सकें ताकि आपकी याद रहे, इसलिए मैंने तीसरा पॉइंट भी इस वीडियो का इसमें ये बनाकर लिख दिया है कि अभी तक हमें यही पता था कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब सिंगुलर का यूज़ करते हैं, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब भी वहाँ पर प्लूरल की यूज़ करनी होती है। लेकिन आज के इस डेफिनेशन में मैंने पर्सन इसलिए जोड़ा है, उसी बात को मैंने यहाँ लिखा है
कि कई बार क्या होता है कि वाक्य में जो नंबर है वो समान है, लेकिन यदि पर्सन अलग है तो वहाँ पर वर्ब बदल जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने तीनों को समझाने के लिए यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं, 3 सेंटेंस यहाँ पर लिए हैं। पहला सेंटेंस है आई प्ले। इसमें आप देख सकते हैं कि आई फर्स्ट पर्सन है, और ये इसके साथ प्ले क्यों आई, ये चीज़ें जो हैं वो हम टेंस में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो को समझने के लिए आपको जो टेंसेज के जो वीडियो हैं वो आपको अच्छी तरह से वहाँ पर पढ़ना होगा, क्योंकि टेंस में हमने जो साधारण जो वर्ब हैं वो अच्छी तरह से समझी हैं कि कौन सी वर्ब सिंगुलर है, कौन सी वर्ब प्लूरल है, और वर्ब जो हैं वो भी हमने समझी है कि एस और यस कौन से टेंस में आती हैं, इज़ आर एम कहाँ काम आती हैं, वाजवर कहाँ आती है जैव कहाँ आती है। तो इसको समझने के लिए आपको जो सामान्य जो जानकारी है टेंसों की वो होनी आवश्यक है। तो हम टेंस पढ़ ही चुके हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट था फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश का। तो यहाँ पर आज के इस टॉपिक को समझाने के लिए आपको तीनों ये जो एग्जाम्पल है इसको एक बार देखते हैं, और यदि टेंस नहीं भी पढ़ रखा है और आपका जो थोड़ा सा यदि पूर्व ज्ञान भी है वर्ब से संबंधित, तो भी आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। दूसरा जो वाक्य है उसमें है यू प्ले। इसमें यहाँ पर जो यू है वो सेकंड पर्सन है, और तीसरा हमारा एग्जाम्पल है सी प्लेज। यहाँ पर हमारा जो सी है वो थर्ड पर्सन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो तीनों वाक्य हैं उसमें जो आई है, जो यू है और जो सी है, इसमें यदि हम नंबर की बात करें तो तीनों में जो नंबर है वो एक वचन है। आई भी एक वचन है, यू भी एक वचन है और सी भी यहाँ पर एक वचन है। लेकिन जब तीनों की वर्ब हम देखते हैं तो तीनों में दो जो हमारे फर्स्ट जो वाक्य हैं उनमें प्ले का यूज़ किया गया है, और तीसरा जो वाक्य उसमें प्लेस का यूज़ किया गया है। तो हमारा यहाँ पर जो नंबर वाला जो रूल है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। यदि हम सिर्फ इतना पढ़ें कि एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया आती है और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया आती है, तो यहाँ पर हमारा वो जो नियम है, जो परिभाषा है, वो यहाँ पर फेल हो जाती है। क्योंकि सी एक वचन है फिर भी यहाँ पर प्लेज आया, और यू भी एक वचन है लेकिन यहाँ पर प्ले आया। तो यहाँ पर हमें जो दूसरा जो शब्द मैंने परिभाषा में जोड़ा है पर्सन, उसको यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, यू है वो सेकंड पर्सन है, और सी जो है वो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन की वजह से यहाँ पर हमने एस और ई एस जोड़ा है। अब केवल हमें पर्सन भी नहीं देखना है, हमें नंबर को भी देखना है। तो इसी को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पॉइंट बनाया है। तो पहले तो ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं इनको यहाँ पर इसका सार लिखा है कि यहाँ तीनों वाक्यों में कर्ता एक वचन है, आई भी एक वचन है, यू भी एक वचन है और सी भी एक वचन है, लेकिन फिर भी थर्ड पर्सन के साथ वर्ब प्लेस का प्रयोग हुआ है। इसे ही सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कहा जाता है। तो इसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आई है तो वहाँ पर हमने प्ले किया है, और जैसे ही हमारा सब्जेक्ट बदला और उसकी जगह हम सी लिखते हैं तो वहाँ हमने प्लेस कर दिया है। अब दूसरा जो परिभाषा में शब्द था नंबर वाला, उसको भी एक बार देख लेते हैं कि जिस तरह से वर्ब सब्जेक्ट के पर्सन को फॉलो करती है उसी तरह सब्जेक्ट के नंबर को भी फॉलो करती है। तो न केवल पर्सन से काम चलेगा बल्कि नंबर दोनों को देखना होगा, पर्सन भी देखना होगा और नंबर भी देखना होगा। तो यहाँ पर उसको समझाने के लिए जैसे हमने पर्सन को समझा है उसी तरह नंबर को समझाने के लिए दो सेंटेंस है, क्योंकि हमारे इंग्लिश में दो ही नंबर होते हैं। जैसे पहला है ही गोज, यहाँ पर ये सिंगुलर प्रोनाउन है, और दे गो यहाँ पर ये प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल नंबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ही जो है वो भी हमारे यहाँ पर थर्ड पर्सन है, और जो दे है वो भी हमारा थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर पर्सन समान है। ऊपर वाला जो समझा था उसमें हमारा वचन समान था, तीनों एक वचन थे, लेकिन क्रिया वहाँ पर बदल गई। अब केवल पर्सन को हम याद रखेंगे तो भी हमारा जो नियम है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम यही कहें कि थर्ड पर्सन के साथ क्रिया अलग आती है, फर्स्ट पर्सन के साथ अलग आती है, तो भी हमारा काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि इन दोनों वाक्यों में आप देख सकते हैं ही भी थर्ड पर्सन है और दे भी थर्ड पर्सन है, लेकिन ही के साथ यहाँ पर गोज का यूज किया गया है और दे के साथ सिर्फ गो का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में ही और दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन दोनों का जो नंबर है वो अलग अलग है। अतः सिंगुलर के साथ सिंगुलर गो प्लस ई एस का प्रयोग यहाँ पर हमने किया है, और प्लूरल के साथ गो का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। तो गोज यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कहलाती है और गो यहाँ पर प्लूरल वर्ब कहलाती है।
इसकी जानकारी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है। इसको देखने के लिए आप टेंस वाला एक वीडियो देख लें, उसमें हमने जो लिस्ट बना रखी है उसको अच्छी तरह आपको समझा रखा है। कि फिर भी मैं मौखिक रूप से आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट की यदि हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की जो फर्स्ट पर्सन है, वो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हम प्लूरल वर्ब के नाम से जानते हैं। और यदि इसमें हम एस और ई एस जोड़ देते हैं तो ये सिंगुलर वर्ब वहाँ पर कहलाती है। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डू जो है वो प्लूरल वर्ब कहलाती है। और यदि डज की हम बात करें तो वो सिंगुलर वर्ब कहलाती है। यानी एस और ई एस जोड़ने से सिंगुलर वर्ब बन जाती है। इसी तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो जो इज है वो सिंगुलर वर्ब कहलाती है, आर जो है वो प्लूरल वर्ब कहलाती है, और यहाँ पर एम जो है वो फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर है आई, उसके साथ इसका यूज़ किया जाता है। तो इज यहाँ पर सिंगुलर है, आर यहाँ पर प्लूरल होती है। उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो जो हैज़ है वो सिंगुलर है और जो हैव है वो प्लूरल है। इसको बताने के लिए मैंने टेंसों में आपको ये भी बताया था कि एस वाली जो है वो प्रायः सिंगुलर होती है। जैसे इंडेफिनेट में एस और ई एस जोड़ दिया गया है, डज है तो इसके लास्ट में भी एस है। हैज़ की बात करें तो हैज़ के लास्ट में भी एस है, और इज़ की बात करें तो इसके लास्ट में भी एस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो यदि हैज़ है वो आपकी याद है तो वहाँ भी सेम ही है, हैज़ बीन सिंगुलर है और हैव बीन प्लूरल है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की जो चारों हैं वो मैंने आपको बता दी है। पास्ट की हम बात करते हैं तो पास्ट में इंडेफिनेट की बात करें तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो वाज है वो सिंगुलर है, वर जो वर्ब है वो प्लूरल है। यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एस का प्रयोग हुआ है तो ये सिंगुलर है। और ये एक केवल ट्रिक है, कोई नियम नहीं है कि एस है वो सिंगुलर होगी। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो वहाँ पर एक ही होती है हैड, तो ये प्लूरल भी है सिंगुलर भी है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो हैड बीन सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। उसी के बाद में हम फ्यूचर की बात करते हैं। ये चीज़ें मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का जो खेल है वो समझ में आ जाए। तो फ्यूचर की बात करें तो वहाँ पर जो विल है और सेल है दोनों प्लूरल भी है सिंगुलर भी है। वहाँ पर हमें पर्सन का याद रखना है, इसीलिए हमने नियम में दोनों चीज़ पढ़ी है कि पर्सन और नंबर, PERSON पर्सन और NUMBR नंबर, दोनों का ध्यान रखना है। तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि विल का प्रयोग आई और वी को छोड़कर सभी के साथ किया जाता है और सेल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है। तो वहाँ पर पर्सन को आपको देखना है और नंबर भी वहाँ पर देखना है। तो इस तरह से ये तीनों टेंसों की वर्ब्स हैं, यही हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काम आती हैं। तो पूरी परिभाषा में हमने यही चीज़ें पढ़ी हैं कि दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, पर्सन को भी और नंबर को भी। नंबर को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए थे और पर्सन को समझाने के लिए यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर समझाया है। अब दोनों का हम निष्कर्ष देखें तो जो चीज़ें मैंने बताई है कि दोनों नियमों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्ब का प्रयोग उसी वचन और पुरुष में होता है जिस वचन और पुरुष में उसका सब्जेक्ट होता है। तो सीधी सी बात है कि जो हमारे सब्जेक्ट का नंबर है और जो हमारे सब्जेक्ट का पुरुष है यानी पर्सन है, उसी के अनुसार हमें वर्ब का प्रयोग करना है। तो ये तो हो गई इसकी सामान्य जानकारी, जैसे हम हर टॉपिक के पहले उसकी जो सामान्य जो जानकारी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नियम्स की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब के जो नियम है वो टेंसों को हमें याद रखना है कि हमने जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ा है तो वहाँ पर हमने अलग से पढ़ा है कि यदि हमारे वाक्य का कर्ता ही, सी, इट और सिंगुलर है तो वहाँ पर हम एस और ई एस वाली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि हमारे सब्जेक्ट का कर्ता आई, यू, वी, दे और बहुवचन है तो वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो वो तो हमने वहाँ पढ़ ही लिए हैं, लेकिन साथ में हमें अब विशेष नियम और हमें ध्यान में रखना है अंग्रेजी को इम्प्रूव करने के लिए और परीक्षा में हमारे प्रश्न को सही करने के लिए। तो ये विशेष नियम हमें क्या बताते हैं? तो ये विशेष नियम हमें यही बताते हैं, थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि कई बार क्या होता है कि यदि हमारे वाक्य का कर्ता एक वचन है तो भी हमें वहाँ पर वर्ब है वो प्लूरल की यूज़ करनी होती है। और कई बार क्या होता है हमारा जो सब्जेक्ट वो प्लूरल है नियमों के अनुसार, लेकिन फिर भी हम वहाँ वर्ब की जो सिंगुलर है
सिंगुलर वर्ब है उसका हम प्रयोग करते हैं, इसे ही हम विशेष नियम कहते हैं। तो वो कौन कौन से नियम हैं उसे ही हम इस टॉपिक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है वो देखते हैं कि जब वाक्य में कल्पना का भाव या असंभव शर्त का भाव प्रदर्शित हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई कि कई बार सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है और कई बार प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वो चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि कहाँ कहाँ पर ऐसा होता है। तो पहला नियम बताता है यदि कोई वाक्य हो और उसमें कल्पना का भाव किया गया हो या फिर असंभव जो कंडीशन है, जो कंडीशनल सेंटेंस हमने पढ़े थे, आपसे मैंने टेंसों में चर्चा भी करी थी, तो ऐसी सिचुएशन में यदि असंभव शर्त हो, इम्पॉसिबल कंडीशन हो, तो वहाँ पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल इसके लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है कि आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। ये कल्पना है कि आई विश मेरी इच्छा है कि आई वर द प्राइम मिनिस्टर, कि मैं प्रधानमंत्री होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई के साथ वर का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। वैसे जनरली हम आपने टेंस पढ़ ही रखे हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको टेंस आना बिल्कुल आवश्यक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यदि पास्ट में बात करें तो पास्ट में आई के साथ वाज का यूज़ किया जाता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था लिख लिख के कि सिंगुलर जो वर्ब है पास्ट की कॉन्टीन्यूस में हम बात करें तो वो वाज है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कल्पना का भाव होने के कारण आई सिंगुलर होने के बावजूद भी यहाँ पर वर का प्रयोग किया गया है। दूसरा सेंटेंस भी ठीक इसी तरह से है कि आई विश आई वर ए लॉयन, ये मेरी इच्छा है कि मैं एक शेर होता, तो ये भी एक कल्पना है। तो यहाँ भी आई के साथ वर का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है जो इम्पॉसिबल कंडीशंस की हम बात करें तो इस तरह से वो वाक्य होते हैं कि इफ़ आई वर ए बर्ड तो आई वुड फ्लाई, यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ता। तो यहाँ पर एक मनुष्य कभी पक्षी हो नहीं सकता, तो इसको हम इम्पॉसिबल कंडीशन कहते हैं, लेकिन उसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसे वाक्यों में भी इफ़ वाले सेंटेंस हैं और इम्पॉसिबल कंडीशन है तो वहाँ भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब यहाँ पर यूज़ की गई है। चौथा सेंटेंस है कि सी ऑर्डर्ड एज इफ़ सी वर माई बॉस, कि उसने इस तरह से आदेश दिया कि एज इफ़ मानो कि सी वर माई बॉस, वो मेरी बॉस हो। तो यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल में हमने आई का यूज़ किया है। तो कहीं अपन ये ना समझ लें कि केवल आई के साथ ही ऐसा होता है, चाहे वो कैसा भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, हमें सेम नियम का फॉलो वहाँ पर करना है। जैसे इस चौथे एग्जाम्पल पे यहाँ पर सी है, वो भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो पहला नियम आपको ध्यान में रखना है कि कल्पना का भाव हो और इम्पॉसिबल कंडीशंस की यदि जिक्र की गई हो तो वहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 2 की हम बात करते हैं कि जब वाक्य में इच्छा, अभिलाषा, आशीर्वाद का भाव प्रकट करने के लिए ब्लेस, सेव, हेल्प, लिव आदि वर्ब्स का प्रयोग किया जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सीधा सा है कि हमने जो इम्पेरेटिव सेंटेंस वहाँ पर पढ़े थे जिसमें हमने इच्छा, अभिलाषा, आशीर्वाद, ऑप्टेटिव सेंटेंस हमने पढ़े थे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में और पैसिव वॉइस में। तो ऑप्टेटिव वाक्यों को हम आशीर्वादात्मक, इच्छात्मक आदि जो वाक्य कहते हैं, ऐसे वाक्यों में यदि हमारी जो वर्ब है उसमें जैसे ब्लेस, आशीर्वाद का अर्थ बताने के लिए ब्लेस का यदि यूज़ किया गया हो और अभिलाषा बताने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए यदि सेव का प्रयोग किया गया हो, हेल्प का प्रयोग किया गया हो, लिव का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे वाक्यों में भी हम सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हम प्लूरल वर्ब का वहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो प्लूरल वर्ब का मतलब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज़ करना है, एस और ई एस नहीं जोड़ना है। जैसे यहाँ पर सेव्स है, हेल्प्स है, लिव्स है, इनका प्रयोग हमें नहीं करना है, ये हमारे वाक्य में नहीं आएंगी। जैसे यहाँ भी 4 एग्जाम्पल्स इसको समझाते हैं कि गॉड सेव द मैन, भगवान उस आदमी को बचाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गॉड हमारा जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हमने सेव का यूज़ किया है। गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे।
तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी हेल्प जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लॉन्ग लिव द किंग, राजा दीर्घायु हो, राजा की उम्र लंबी हो। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं द जो किंग है वो सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, क्योंकि ये जो वाक्य हैं वो इच्छात्मक आशीर्वादात्मक वाक्य हैं। और ऐसे वाक्यों में यदि लिव का, ब्लेस का, सेव का आदि का प्रयोग हुआ है तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज़ करते हैं। चौथा एग्जाम्पल है कि गॉड ब्लेस यू विद ए जॉब, भगवान आपको एक नौकरी दे, नौकरी के और नौकरी के रूप में आपको आशीर्वाद दे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो ब्लेस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी यहाँ पर प्लूरल वर्ब है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट दे के आप इसको सिंगुलर ना समझे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है। तो चारों ही सेंटेंस से आपके क्लियर हो गया होगा कि यदि आशीर्वादात्मक और इच्छात्मक जो वाक्य हैं तो उसमें यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर भी है और वर्ब ब्लेस, सेव, लिव इनका प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, बावजूद इसके कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो यहाँ पर दोनों नियम आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि किसी नियम से संबंधित कोई डाउट है तो हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है और तुरंत आपको थोड़ी देर में जैसे ही हम देखते हैं आपके कमेंट्स को तो आपको वहाँ पर जवाब दे करके उस पॉइंट को क्लियर कर दिया जाता है। तीसरे नियम की हम बात करते हैं कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, अब थोड़े से सरल आपके लिए नियम है, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सा नियम है कि हमारे किसी वाक्य में कितने सब्जेक्ट हों, दो, और वो दोनों ही सिंगुलर हों, लेकिन वो किससे जुड़े हुए हों, कौन से कनेक्टिव वर्ड से जुड़े हुए हों, एंड से जुड़े हुए हों, तो वहाँ पर हमारी जो वर्ब होगी वो होगी प्लूरल वर्ब। जैसे एग्जाम्पल से हम देखते हैं, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है कि रवि एंड राहुल वर प्लेइंग, रवि और राहुल खेल रहे थे। तो यहाँ पर रवि भी सिंगुलर है, राहुल भी सिंगुलर है, लेकिन दोनों को हमने कौन से कनेक्टिव से जोड़ा है, यहाँ पर एंड से जोड़ने के कारण जो आगे जो वर्ब आएगी वो हमारी प्लूरल आएगी। विशेष ध्यान रखना इस चीज़ को। दूसरा उदाहरण है राखी एंड आरती हैव सीन दिस मूवी। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं हैव अभी हमने बताया था आपको लिख के कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारी यहाँ पर प्लूरल वर्ब है। क्यों? राखी भी हमारी सिंगुलर है, आरती भी हमारी सिंगुलर है, लेकिन इस दोनों को एंड से यहाँ पर जोड़ा गया है। नेक्स्ट है सी एंड हर सिस्टर डोंट टॉक टू मी, वह और उसकी बहन मेरे से बात नहीं करती हैं। तो यहाँ भी जो डू है वो प्लूरल वर्ब है। इसका जो कारण है वो है एंड, क्योंकि यहाँ पर सी सिंगुलर और हर सिस्टर सिंगुलर को यहाँ पर एंड से जोड़ा गया है। चौथा एग्जाम्पल है कि महेश एंड सुरेश आर वॉचिंग टीवी, महेश और सुरेश टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो आर है वो प्लूरल वर्ब है, क्योंकि महेश और सुरेश दोनों सिंगुलर्स को एंड से यहाँ पर जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हमें तीसरा जो नियम है वो यही बताता है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हुए हों तो उनके आगे जो वर्ब आएगी वो हमारी प्लूरल होगी। और मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक का नाम है सेंटेंस करेक्शन। तो सेंटेंस करेक्शन हमें किस तरह से करना है, तो यहाँ पर जैसे वो परीक्षा में यहाँ पर इज लिख देगा तो उसी को हमें करेक्शन करना है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स तो हमारे टेंस से संबंधित आएगा, वहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी वो करवा सकता है, और पूरा लिख के यहाँ पर जैसे इज लिख देगा, एम लिख देगा, तो उसको हमें करेक्शन करना है हमारे जो चार ऑप्शन होंगे उनमें से देख के। तो यहाँ पर आपको नियम याद रखना है, तो आपका बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आपका जो प्रश्न है वो आसानी से वहाँ पर ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी उसको यदि आप ध्यान से उस प्रश्न को पढ़ते हैं तो। चौथा हमारा नियम है कि यदि दो अलग अलग नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हुए हों और एंड से जुड़े हुए हों तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3 का अपवाद। तो इस अपवादों को थोड़ा ध्यान रखना है कि ऊपर हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा था, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वहाँ पर हमारे जो वर्ब है वो प्लूरल आती है। लेकिन चौथा नियम कहता है कि ये दोनों सब्जेक्ट जो सिंगुलर हैं वो एक ही व्यक्ति हैं और एंड से जुड़े हैं, तो वहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, वहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि द पोइट एंड पेंटर हैज़ डाइड। तो यहाँ पर आपको ये पहले से पता होगा, सिंगल वाक्य से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर रूल्स को बताने के लिए मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पर जो व्यक्ति जो पोइट है, कवि है, वो ही व्यक्ति यहाँ पर पेंटर है। तो दोनों व्यक्ति एक ही हैं,
इसीलिए यहाँ पर हैज़ का प्रयोग यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट है कि द क्लर्क एंड काउंसलर वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। क्लर्क और जो काउंसलर है वो एक ही व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी जो धीमा और नियमित जो व्यक्ति है वो विंस द रेस, वो दौड़ जीतता है। तो यदि आपको भी सफल होना है तो सफल होने की एक प्रोवर्ब भी है, कहावत भी है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी जो व्यक्ति धीमा चलता है लेकिन लगातार चलता रहता है, नियमित चलता है, वो रेस अवश्य जीतता है, दौड़ को अवश्य जीतता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो चीज़ें हैं, स्लो है, स्टडी है, दोनों एंड से जुड़े हैं, लेकिन ये जो है वो एक ही चीज़ है, कहावत के रूप में इनको साथ में यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर एस और ई एस वाली फॉर्म यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। चौथा है ब्रेड एंड बटर इज ए कॉमन ब्रेकफास्ट या ए गुड ब्रेकफास्ट या एक नाइस ब्रेकफास्ट। तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है, बल्कि चीज़ें यहाँ पर दो हैं, ब्रेड एंड बटर, लेकिन ये भी एक जो है वो एक ही यूनिट इनको माना जाता है, ब्रेड एंड बटर, एंड से जुड़े होने के बाद में। तो नीचे के दो जो उदाहरण हैं वो इस तरह के हैं जो जिनको हम एक ही यूनिट गिनते हैं लेकिन एंड से जुड़ी हो तो भी हमें वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। या फिर दो सब्जेक्ट जुड़े हों और दोनों सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति को बताते हों तो भी वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे फर्स्ट दो एग्जाम्पल में हमने किया है। रूल नंबर 5 और आज का लास्ट नियम, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड के हमने आज 3 नियम पढ़े हैं और तीनों आपको याद रखना है। पहला नियम हमने पढ़ा है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और अलग अलग व्यक्ति हों तो प्लूरल वर्ब का हमें प्रयोग करना है। दूसरे में हमने पढ़ा है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों या दो वस्तु एंड से जुड़ी और दोनों एक ही चीज़ को बताती हैं तो हमें सिंगुलर का प्रयोग करना है। तीसरा नियम भी दूसरे के समान है कि यदि दो चीज़ हैं और वो एंड से जुड़ी हुई हो और दोनों के पहले ईच या एवरी लगा हुआ हो तो वहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। जैसे उदाहरण है कि ईच मैन एंड ईच वीमेन हैज़ जॉइन्ड द मीटिंग, प्रत्येक आदमी और प्रत्येक महिला ने मीटिंग को ज्वाइन किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैन एंड महिला अलग अलग भी हैं, तो हमने तीसरे नियम में यही पढ़ा था कि दो अलग अलग चीज़ें और एंड से जुड़ी हो तो बहुवचन का हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों से पहले हमने ईच का प्रयोग कर दिया है, इसलिए हमारी जो वर्ब होगी वो होगी सिंगुलर न कि प्लूरल। दूसरा एग्जाम्पल है एवरी फादर एंड एवरी मदर वांट्स ए केयरफुल ऑफ स्प्रिंग, कि प्रत्येक माँ बाप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम देखेंगे तो एक यूनिट के तरह ही हमें दिखता है कि प्रत्येक पिताजी और हर माँ वांट्स चाहते हैं एक केयरफुल ऑफ स्प्रिंग, देखभाल करने वाली संतति, संतान। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतति, उनकी जो वंशज होते हैं उनको हम ऑफ स्प्रिंग के नाम से जानते हैं, ऑफ स्प्रिंग उनको इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं फादर एंड मदर दो चीज़ें हैं जो एंड से जुड़ी हैं, लेकिन दोनों से पहले एवरी शब्द का यूज होने के कारण यहाँ पर वांट्स एस और ई एस वाली यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हमने 5 नियम पढ़े हैं और बिल्कुल सरलता से और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास किया है। इसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे रूल्स हैं वो इसके पार्ट में यानी सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा, कोई चीज़ में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।